नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने खर्ग द्वीप पर बड़ा हवाई हमला किया है। ट्रंप के अनुसार इस हमले में द्वीप पर मौजूद सभी ईरानी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वहां मौजूद तेल से जुड़े ढांचे को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे ताकतवर बमबारी में से एक को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि फारस की खाड़ी में स्थित खर्ग द्वीप, जिसे ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, वहां मौजूद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में कोई बाधा डाली गई तो अमेरिका तेल ढांचे को भी निशाना बनाने पर विचार कर सकता है। खर्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि देश का करीब 90% कच्चा तेल यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात किया जाता है। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पहले ही चेतावनी दे चुका है कि ऊर्जा ढांचे पर हमला होने पर क्षेत्र में बड़े जवाबी हमले हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, खर्ग द्वीप पर अमेरिकी बमबारी का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह करने का यह दावा किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये क्रॉस चेक किया जा रहा है और उसके बाद ये पुष्टि हो पाएगी, क्योंकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारे ऐसे दावे किए गए और जो बाद में सारे झूठे साबित हुए हैं। इवन यहाँ तक कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कई मर्तबा उन्होंने कहा कि मैंने रुकवाया, मैंने ये करा वो करा, लेकिन उसकी सच्चाई जो धरातल पर जब हमने देखी तो उसका चीजें पता नहीं चल पाया। लेकिन अब ये जो कहा कि जो सबसे बड़ा तेल का हब है, कच्चे तेल का हब है, उसको भी हमने नष्ट कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो 90 या 95% जो कच्चा तेल पूरी दुनिया को वहीं से सप्लाई होता है। अगर वहां ऐसा किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ एक देश है, पूरे वर्ल्ड में जो संकट जो गहराएगा ऊर्जा का, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज की डेट में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है। आपकी गाड़ी भी ऊर्जा से चल रही है, आपके कारखाने, आपके घर के चूल्हे वगैरह सारे ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है। अगर ये सब अगर हो जाता है तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है। और ऐसा क्यों करेगा कोई देश? ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, आपकी लड़ाई किससे है भाई? अब तो सीधे सीधे हो गया कि जो इजराइल और अमेरिका की जो संयुक्त जो लड़ाई है वो ये है कि हम लोग ईरान पे कब्जा करें और उनके जो तेल भंडार है उसको अपने कब्जे में करें, जो वेनेजुएला में इन लोगों ने करा है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा। और कल एक खबर ऐसी आ रही थी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान सरेंडर करने के लिए उतावला है, सरेंडर करने के लिए। और लेकिन कल जैसे ही शाम बीता है 8:30 बजे के बाद में उनकी तरफ से ब्रीफ किया जाता है कि हमने उसके कई जो अमेरिका और इजराइल के कई जो एयरवेज हैं उनको हमने तबाह कर दिया है। और वहां से भी ये बातें निकल के आई है कि नहीं, ईरान ने बहुत बड़े स्तर पे स्ट्राइक की है और कई सारी उनके जो जल स्तर पे जो जल मार्ग से निकलने वाले जो जहाज है उनको भी रोका हुआ है। और ये तो है ही, होर्मुज स्ट्रेट पे वहां पे तो रोका ही हुआ है, हमारे भी जहाज रुके हुए हैं। तो ये सब चीजें होने के बावजूद लबुल लास्ट में कंक्लूजन पे अगर आप पहुंचोगे, इस समय जो जंग चल रही है तो कोई सूचना अभी पुष्ट नहीं हो पा रही है, सारी अपुष्ट हो पाती हैं। अब कोई चीज वहां से आती है जो अब तो अमेरिका अगर जो कुछ कहता है या अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ कहता, उस पे ज्यादा विश्वास कोई समय कर नहीं पा रहा है। वो कब क्या कहते हैं, कब नहीं अब ये तो अगर इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता बड़ा ये पैनिक स्थिति हो जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं लगातार, उसमें यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बार बार इस तरीके के बड़े बड़े बयान दे देना और उसके बाद कई बार वो बयान जो हैं वो अपुष्ट भी साबित हुए हैं। और यही वजह है कि अब उनके किसी भी बयान को लेकर पूरी तरह से भरोसा कर पाना सभी के लिए मुश्किल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा डरने की भय करने की भी जरूरत है नहीं। हमारे यहाँ कल भी सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमारे यहाँ जो तेल का जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में है। और हाँ, ये जो एलपीजी है उसका संकट बरकरार है, संकट पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो तेल का जो कच्चा
मिला है। अभी मेरे एक मित्र हैं बदायूं में, रिफाइनरी जो यहाँ पे जो हब चल रहा है, वहां उनसे मैंने पूछा कि यहाँ क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ कोई स्थिति नहीं है, कच्चा तेल अपने पास आ रहा है, उसको रिफाइन करके हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट डीलरों को लगातार कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वगैरह नहीं आ रही है। और दिक्कत इसलिए भी नहीं है, उनकी बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि तेल की जो कीमत है वो स्टेबल है, वो बढ़ी नहीं है। तो उससे ये लगता है कि नहीं, सरकार सही कह रही है। हाँ, एलपीजी को लेके जिस तरीके से सरकार की तरफ से पहले बयान दिए गए कि नहीं कोई स्थिति खराब नहीं है, लेकिन स्थिति खराब है, ये साबित हो चुका है। क्योंकि बाहर जब आप निकलोगे, घरेलू सिलेंडरों को लेके कंधे पे लोग चलते हुए आपको दिखाई दे देंगे, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में। और किसी डीलर गैस एजेंसी वाले से बात करोगे तो वो सरकार के दावों को पूरी तरीके से नकार देगा। एक तो ये स्थिति हमारे भारत के लिए हो गई है। अब अमेरिका जिस तरीके से बात कर रहा है तो उससे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन हमारे हो रहा है कि भाई, अगर जब वो इस समय उस मेन हब को जो कच्चा तेल निकलता है, बनता है, तो उस पे अगर ये अटैक कर देंगे, अब इन्होंने कहा हमने कब्जा नहीं करा, अटैक करा। अटैक करने का मतलब है वहां साहिल जी, अगर एक चिंगारी भी अगर उस कुएं में डाल दोगे ना, तो पूरा का पूरा कुआं ध्वस्त हो जाएगा। अब वो सारी की सारी जो तस्वीर है वो बाहर वायरल हो जाएंगी। ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, उनकी इस बीच में जो मिसाइल है M25 करके, जो बहुत ही घातक बताई जाती है कि उसको आज तक उन्होंने किसी को बताया नहीं, डिस्क्लोज भी नहीं करा है। उसकी मारक क्षमता के बारे में पता चला है, लेकिन उसका इन्होंने इस्तेमाल कल करा है, इराक के कुछ क्षेत्रों में करा है, लेकिन वो कहाँ पे करा है, वो जलस्तरीय क्षेत्रों में करा है, तो वहां करा है। तो लेकिन उससे क्या है, पहले अमेरिका क्या चाहता है, स्थिति इस तरीके से बनाना चाहता है कि उसके आजू बाजू वो मिसाइल डाल रहा है और उसकी मारक क्षमता, उसकी जस्टुमेट जो चीजें हैं, उसको डराने की कोशिश कर रहा है, पैदा कर रहा है। और यही उनके गलत इस तरीके बयानबाजी कर रहे हैं कि ईरान किसी तरीके से डर जाए, उनकी बातों में आ जाए, वो सरेंडर कर दे। और मुझे लगता नहीं है कि आज जब 10 दिन होने को हैं जंग में, तो ईरान मानने को राजी नहीं है। यहाँ मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की जो लड़ाई है, ये जरूर डरने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है, भारत के लिए भी कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने आई है। जैसा कि आज साफ तौर पर बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी एक जहाज़ को रवाना कर दिया गया है, जिसमें क्रूड ऑयल लगभग 55,000 टन के करीब है और वो भारत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि भारत में वो अगर पहुंचता है तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर भारत के लिए होगी। और जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसके बीच ये खबर आना कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी भारत के लिए। और ऐसा ही एक और जहाज़ है जिसको भी वहाँ से निकलने की अनुमति मिल गई है। यानी 2 बड़े बड़े जहाज़ जिनमें लगभग 55,000 टन क्रूड ऑयल है, वो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी भारत पर किसी भी तरह का कोई संकट मंडराता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए साहिल जी, इन चीजों पे हम ज्यादा इत्तेफाक नहीं करेंगे और डेली 24 भारत इस चीजों पे ज्यादा पुष्टि भी नहीं करेगा जी, क्योंकि ये खबरें इस तरीके की आ रही है जिसपे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मेरे पास अभी एक चीज आई है, अभी मैं आपको शेयर करूंगा और चैनल की हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डालेंगे। तो उसमें इराक की स्पेशल क्या नाम, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है सरकार का, उनमें उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि हमने जो जल डमरूस्थल जो है वहां से हमने किसी को इजाजत नहीं, हम नहीं देंगे और स्पेशली भारत को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। उन्होंने साफ कहा कि भारत को इसलिए नहीं दे देंगे क्योंकि वो हमारे दुश्मन के पाले में है इस समय। तो इसलिए ये बात जो आपने कही, ये बात कल भी कही गई थी, परसों भी कही गई थी कि परसों भी कुछ जहाज को छोड़े गए हैं जिसके ऊपर तिरंगा झंडा हमारा लगा हुआ है। ये चीज निकल के आई थी और यही बात कल होते होते, देर शाम होते होते उस चीज को जुटला दिया ईरान की सरकार ने। अब यही बात अब फिर निकल के आई है कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो चीजें अभी बीच में हो गई हैं, इराक जिस दिन लड़ाई लड़ रहा है उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री वहां जाना, बाहर आना, तो ये थोड़े से गलत मैसेज तो गया है ईरान के अंदर। और उसके बाद में उनके सुप्रीम लीडर का मरना, उस पर शोक व्यक्त ना करना,
संवेदना व्यक्त ना करना, ये सब चीजों को लेके ईरान जो है वो बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है भारत के ऊपर, और भारत को किसी तरीके से किसी इजाजत दे या सहूलियत दे, इस पे मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का केंद्र खर्ग द्वीप माना जाता है और उसी बीच खर्ग द्वीप पर अमेरिकी बमबारी का दावा किया गया है। तो ट्रंप ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं, ये बात करते हुए नजर आए। हालांकि अभी फिलहाल किसी तरह की कोई पुष्टि यहाँ पर ईरान की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन लगातार ट्रंप की तरफ से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से सख्त कार्रवाई देखने को मिली है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विशेष अभियान चलाकर डूब क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई। अभियान के दौरान प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 15,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक बाजार में इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुछ भू माफियाओं की तरफ से डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण कर कॉलोनियां बसाने की कोशिश की जा रही थी। इसे देखते हुए यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न किया जाए। ये कार्रवाई बिसरख पुलिस स्टेशन एरिया के अंतर्गत डूब क्षेत्र में की गई है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्राधिकरण ने 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा के कहीं ना कहीं जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई की गई है, इससे पहले भी कई बार कार्रवाई देखने को मिली है। कई बार कई जगहों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, लेकिन एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर चलाने का काम किया है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विशेष अभियान चलाते हुए डूब क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर पर चला दिया है और बड़ी मात्रा में जमीन को साहिल कब्जा मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई है। अभियान के तहत प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, कहीं कुछ घटना न घट जाए इसलिए पुलिस मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है साहिल, और कार्रवाई के दौरान करीब लगभग 15,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है साहिल। बिल्कुल, और जिस तरीके से सीईओ के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, करीब 30 करोड़ की ज़मीन को कब्जा मुक्त यहाँ पर कराया गया अरबाज, यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी जो सफलता है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और प्राधिकरण की इस बड़ी कार्रवाई से कहीं ना कहीं इतनी करोड़ों की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराना एक बड़ी सफलता यहाँ पर प्राधिकरण की भी मानी जा सकती है। और इससे कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी गया है कि आने वाले समय में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का जो पीला पंजा है वो इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक जिस जमीन को कब्जा मुक्त कराया है उसकी बाजार में लगभग कीमत जो है वो 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और 30 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होती है साहिल। लंबे समय से इस क्षेत्र में कुछ भूमाफिया डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध निर्माण की कॉलोनियों पर बसाने की कोशिश कर रहे थे, निर्माण चालू भी कर दिया था। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान चलाया, और अभियान चलाने के दौरान अधिकारियों ने आसपास के लोगों से भी जागरूक करते हुए स्पष्ट किया कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नियमों के खिलाफ है और ऐसे निर्माणों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में इस तरह के क्षेत्र में दोबारा अवैध निर्माण करने की कोशिश की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी कार्रवाई बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डूब क्षेत्र में की गई साहिल। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो सके साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीईओ के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और उसी के चलते 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीमों ने मोदी नगर क्षेत्र की कई गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया। इनका उद्देश्य था कि कहीं भी अव्यवस्था, जमाखोरी या कालाबाजारी ना हो।
निरीक्षण के दौरान भारत गैस एजेंसी पर अनियमितता पाई गई। टीम ने देखा कि एजेंसी परिसर में लगभग 100 मीटर दूर खेत में सिलेंडर वितरित किए जा रहे थे। प्रशासनिक टीम ने तुरंत एजेंसी संचालकों को नियमों के तहत वितरण करने और व्यवस्था सुधारने की कड़ी हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं शिकायत मिलेगी तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करता है कि आम जनता को गैस सिलेंडर समय पर और तय कीमत पर उपलब्ध हो। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि निगरानी लगातार जारी रहेगी और आम लोगों को अफरा तफरी से बचाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। वहीं गाजियाबाद थाना लिंक रोड पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह टाटा स्टील के ट्रकों से माल चोरी कर कबाड़ियों को बेचता था और 12 और 13 मार्च की दरमियानी रात पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी झंडापुर रोड स्थित गोदाम में चोरी का माल उतारे जाने की सूचना मिली। पुलिस ने छापेमारी कर कबाड़ी आसिफ अलवी, 2 ट्रक ड्राइवर रामवीर एटा से और प्रमोद कुमार अलीगढ़ और 3 मजदूर अरमान, रवि व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया। तो अभियुक्तों के कब्जे से 10,730 किलो चोरी का लोहा, 2 ट्रक और 8,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी रामवीर ने बताया कि वो ट्रक लोड से प्रति चक्कर 2 से 3 क्विंटल लोहा कबाड़ी को 40 रुपए प्रति किलो में बेचते थे। गाड़ी का वजन सही दिखाने के लिए 100 से 150 लीटर डीजल और 60 किलो की रबड़ शीट का इस्तेमाल किया जाता था। गोदाम संचालक आसिफ ने कहा कि वो इसे 90 से 95 रुपए प्रति किलो में आगे बेचता था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 317(2) व 317(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके की गिरफ्तारी है, क्या क्या बरामदगी है? थाना लिंक रोड ने एक अच्छा गुड वर्क किया था। इन्होंने चेकिंग के दौरान एक ट्रक ऐसा पकड़ा जिसने जो माल टाटा जो कंपनी का माल ये चोरी करता हुआ पकड़ा था रंगे हाथ चेकिंग के दौरान, और इसी में ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। माल लगभग 10 लाख से ऊपर का है और ये उसे चोरी करके ले जा रहे थे। इसमें एक कबाड़ी भी गिरफ्तार है, साथ ही साथ जो टाटा कंपनी के ट्रक का ड्राइवर है वो भी इसमें अरेस्ट किया गया है, और इनके जो वर्कर थे वो भी माल उतारते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एक ट्रक और जिसमें ये उस माल को लाद रहे थे वो भी सीज कर दिया गया है, वो भी पकड़ा गया है, और 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। मैडम, जो माल चोरी करते थे ये माल कहाँ बेचा करते थे? ये कबाड़ी को बेच देते थे, उस कबाड़ी को भी हमने गिरफ्तार कर दिया है, और वो कबाड़ी आगे जाके बेच देता था, उसको सेल कर देता था। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उधर ग्रेटर नोएडा बीटा 2 पुलिस ने घरों में रेकी कर चोरी करने वाले शातिर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अवधेश और बलराज पहले बंद पड़े मकानों की रेकी करते और मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस की जानकारी के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक गले का हार, 4 अंगूठियां, 3 कान के टॉप्स, 1 गले की माला, 2 कान के कुंडल और अन्य कीमती जेवर बरामद कर लिए गए हैं। बरामद किए गए जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से वारदातों के तरीकों और संभावित अन्य घटनाओं की भी जानकारी ली जा रही है। थाना बीटा 2 पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वो संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि ऐसे गिरोह को समय रहते पकड़ा जा सके। 28 फरवरी को सेक्टर 36 बीटा 2 क्षेत्र में एक बंद मकान में चोरी हुई थी, जिसके तलाश के लिए लगातार हमारे एसीपी साहब के निर्देशन में बीटा 2 प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम लगी थी। इस टीम को आज सफलता मिली। आज नट की मड़ैया के पास से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। एक वैगन कार में ये लोग मिले, जिसमें से एक अवधेश जो कि थाना सिकंदरा राव जनपद हाथरस का मूल निवासी है, वर्तमान में बिसरख थाना क्षेत्र में रह रहा था। दूसरा अभियुक्त बलराज है जो कि कैथल हरियाणा का रहने वाला है, वर्तमान समय में यहीं पे रह रहा था। ये लोग कैब चलाने का कार्य कहते हैं कि बता के अपना रह रहे हैं और बंद मकानों को टारगेट करते हैं। बंद मकानों को घूम के रेकी करके उनको चिन्हित करते हैं और रात के समय खिड़की की ग्रिल निकाल के वारदात को अंजाम देते हैं। इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर आप देख रहे हैं कि सोने और चांदी की जेवरात, घड़ियां, इसके साथ साथ लैपटॉप, एक तमंचा और एक वैगन आर कार जिससे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उसकी बरामदगी हुई है। इन अभियुक्तों के पास से बरामद सामानों की कीमत लगभग 10 लाख से ऊपर की है। एक साथी इनका बंटी जो कि कैथल हरियाणा का ही रहने वाला है, फरार है। उसकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे।
वहीं मुजफ्फरनगर के फुकाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कन्फेक्शनरी की दुकान में अचानक कोबरा सांप निकल आया। ये घटना राजवीर और फौजी की दुकान पर हुई, जहां दुकान में मौजूद लोगों ने इस सांप को देखते ही अफरा तफरी का माहौल बना दिया। दुकानदार ने तुरंत स्थिति को समझते हुए आपातकालीन सेवा 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मचारियों ने सावधानी बरतते हुए दुकान में छिपे कोबरा को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ लिया। सांप पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने बताया कि पकड़ा गया कोबरा सांप जहरीला था, इसलिए उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। घटना के दौरान कुछ समय के लिए इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम की सराहना की, जिन्होंने समय रहते पहुंचकर सांप को पकड़ लिया और संभावित खतरे को टाल दिया। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक बिजली के खंभे में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि खंभे से जुड़े कई बिजली के तार जलकर नीचे गिर गए। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और साथ ही बिजली विभाग को भी सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात करीब 3 बजे की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद काफी देर तक बिजली विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान लोगों को खुद ही स्थिति संभालनी पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन खंभे से जुड़े कई तार जलकर खाक हो गए हैं। इसके कारण इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर जिले में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों की एंट्री कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहर और आसपास पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हर केंद्र पर सख्त व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। प्रशासन के मुताबिक भर्ती परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह और दूसरी पाली दोपहर में कराई जा रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का कहना है कि परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ी पहल की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा ने सेक्टर 8D में ऑटो पार्ट्स निर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए कंपनी को जमीन का लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI जारी कर दिया है। यह LOI स्पार्क मिंडा प्राइवेट लिमिटेड को 7 एकड़ भूखंड के लिए दिया गया है। प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह और SEO शैलेंद्र कुमार भाटिया ने कंपनी के अधिकारियों को औपचारिक रूप से LOI सौंपा। बताया जा रहा है कि इस परियोजना में करीब 220 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यूनिट स्थापित होने के बाद यहां स्विच, सेंसर और ऑटो स्विच सिस्टम की लगभग 20 लाख यूनिट का उत्पादन किया जाएगा, जो ऑटोमोबाइल उद्योग में इस्तेमाल होंगी। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और तेज होंगी। साथ ही बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।